हाय गाइस, मैं हूं सुरेश कुमार। आज लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि क्लास 10 का है। और इसमें रहने वाला है पूरा विश्लेषण। पूरा विश्लेषण मीन्स पूरा एक्सप्लेनेशन कि कैसे क्या कैसे समझे और बिना क्वेश्चन आंसर किए हुए कैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझ करके सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। तो देखते हैं कैसे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक जो चैप्टर अध्याय है, इसको लिखने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे बात बोल रहे हैं कि यह विडंबना की ही बात है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अब बताइए, विडंबना और जातिवाद, आपके पास दो शब्द आता है, एक जातिवाद और एक विडंबना। विडंबना मतलब होता है कि वैसा बात जो ना हो, नहीं होना चाहिए और वो हो रहा है ना। आश्चर्य का बात कि ये आश्चर्य का ही बात है कि भाई अभी इस मॉडर्न युग में जातिवाद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। और जातिवाद किसे कहते हैं? जातिवाद किसे कहते हैं? जातिवाद उसे कहते हैं जो जाति को लेकर के चलते हैं कि तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम जनरल हो, आरक्षण वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह का बहुत कुछ सुने होंगे आप लोग। तो इस चैप्टर में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है कहानी। लेखक जी यानी कि भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि यह विडंबना की बात है, ये आश्चर्य की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। पोषक किसे कहते हैं? पोषक हो जो, जैसे हम लोग पेड़ लगाए तो उसमें पोषक तत्व डालते हैं ताकि पेड़ फूले फले। उसी तरह से जातिवाद को फूलने फलने के लिए जातिवाद को मानने वाला चाहिए। तो वो जातिवादी कहलाते हैं जो जातिवाद को फॉलो करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं कि तुम नीच हो, तुम चमार हो, तुम महार हो, इस तरह। तो उसको कहेंगे जातिवाद के पोषक। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। जो भी इस जातिवाद का सपोर्ट करता है, कई आधारों पर इसका सपोर्ट करता है, समर्थन करता है ना। समर्थन का एक आधार है आपके पास। ये आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि जातिवाद के पोषक इसके समर्थन में क्या तर्क देते हैं। तो ये इसका आंसर यहाँ से आपका होने वाला है। तो समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि इस आधुनिक सभ्य समाज। बच्चों, सभ्य क्या होता है? सभ्य वो होता है जिनके घर में कार है, अच्छी सी नौकरी है, मिडिल क्लास है या हायर क्लास है, पढ़े लिखे है, शिक्षित है और समाज में उसका मान सम्मान है। वो सभ्य कहलाता है। तो समाज तो सबको अपने आप को तोप मानता है। तो आधुनिक जो सभ्य समाज है, वो उनके आधार पर कहा जा रहा है। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। कार्य का कुशलता के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्किल का लिए मतलब कि आप कार्य कार्य में कितना कुशल है, इसके लिए जाति पर निर्भर कर दिया। यानी कि अगर धोबी है तो आप कपड़ा धोने में कुशल होंगे। जातिवाद के पोषक जो है ये तर्क देते हैं कि अगर आप चमार है तो आप जूता पॉलिश करने में ज्यादा कुशल होंगे। अगर आप लोहार है तो आप हथौड़ा वगैरह, हैमर, कुल्हाड़ी, ये सब बनाने में ज्यादा कुशल होंगे। इनका ये तर्क है। कितना घटिया तर्क है। ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। स्किल्स हम लोगों के अंदर आता है। हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम लोग सीखते हैं। सबका रुचि अलग अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। हम लोग अलग अलग फील्ड में जा करके हम लोग का जिस चीज में रुचि होता है उसमें हम लोग कुशल होते हैं। जबकि असली बात यह है। तो जातिवाद के पोषक क्या समर्थन देते हैं जातिवाद के तर्क में कि क्यों होना चाहिए जाति प्रथा? तो समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन, श्रम मतलब क्या? कार्य। श्रम मीन्स कार्य। कार्य समझते हैं ना? प्रोफेशन। जैसे कोई टीचर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई लोहार हुआ, कोई चमार हुआ, कोई दुसात हुआ, कोई डोम हुआ, कोई महार हुआ और कोई धोबी हुआ, कोई बनिया हुआ, इस तरह का। तो श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये लोग जो जातिवाद का तर्क देते हैं, वो लोग इसमें कोई बुराई भी नहीं मानते। तो उन लोग का बुद्धि बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा बुद्धि है। ऐसा ऐसा लोग, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है। अब देखिए डॉक्टर साहब इसमें तर्क में दे रहे हैं, इसमें रिप्लाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब रिप्लाई दे रहे हैं कि यही आपत्तिजनक है। आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा तथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो यहाँ पे आपत्तिजनक बात क्या हो जाता है? अगर कोई धोबी है तो गर्भ में ही डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा आगे चल के धोबी का ही काम करेगा। वो कोई कपड़ा दुकान का बेटा है, बेटी है, गर्भ में ही मतलब माँ के पेट में ही, तो वहां से डिसाइड हो जाता है जातिवाद को मानने से। तो ये इस पर खरीज करते हुए ये आपत्तिजनक ये तर्क देते हैं।
भीमराव अंबेडकर जी ये तर्क देते हैं कि भाई पहली बात तो यही आपत्तिजनक है, पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है, पहले से ही रूप ले लिया हुआ है। श्रम विभाजन, श्रम मतलब कार्य का विभाजन, जाति के आधार पर कार्य, जो जिस जात का है वैसी वही कार्य कर पाएगा, निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। हाँ, हालांकि निश्चय ही सभी समाज का आवश्यकता है, हम लोग का सबको एजुकेटेड होना चाहिए, सबके घर अच्छा संपन्न समृद्ध होना चाहिए। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के लिए विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों की स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती है, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। देखिए, भारत का जाति प्रथा कैसा है कि ये जो है कि वर्गों को, जो भी वर्ग है जाति प्रथा में, जात में भी तो ऊंच नीच है। अभी हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा आता है वैश्य और चौथा नंबर पे आता है शूद्र। ब्राह्मण में केवल ब्राह्मण लोग आएंगे, क्षत्रिय में राजपूत वगैरह लोग आएंगे, वैश्य में जितना भी सूडी सूडी बनिया सोनार ये सब लोग आते हैं, और शूद्र में आते हैं चमार लोहार, धोबी और डोम और हरिजन, ये सब करके शूद्र में आते हैं। ये चार वर्गों में विभाजित है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सिर्फ जातियों का ही विभाजन नहीं हो रहा है, सिर्फ जातियों का ही ऊंच नीच नहीं कर रहा, इसमें ऊंच नीच वर्गों के आधार पर भी किया जा रहा है, अमीर गरीब का भी भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है। तो जाति प्रथा की विशेषता क्या है? तो भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। अमेरिका में भी काला गोरा ही माना गया था। ये नहीं कि ये लोग ये चुहा रहे हैं, ऐसा कुछ करके ऐसा नहीं था। अमेरिका में भी गांधी जी को जो धक्का दिया गया था ट्रेन से, तो वहां पे उसको बस काले होने की वजह से दिया गया था कि इंडियन है, काला दिख रहा है, इसको ट्रेन में नहीं बैठाया जाएगा। तो वहाँ काले गोरे का भेद हो रहा था, जाति नाम का कोई चीज नहीं था, अमीर गरीब नाम का कोई चीज नहीं था। लेकिन भारत में जाति ही हो रहा है, ऊपर से पैसा टका भी देखा जा रहा है, अमीर गरीब भी देखा जा रहा है। ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये सब बात कहा गया है। आगे आते हैं बच्चों। क्या जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, यदि अगर हम लोग जाति प्रथा को श्रम का विभाजन मान लिया जाए, यानी कार्य का विभाजन मान लिया जाए, विभाजन मतलब डिफरेंशिएट है ना, विभाजन मान लिया जाए, तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं होगा। तो भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार है कि यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह न्यायपूर्ण विभाजन नहीं है, क्योंकि जो भी श्रम होता है, जो भी कार्य होता है, वो मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं होता है। जाति प्रथा में क्या होता है, रुचि पर आधारित नहीं होता है। जाति प्रथा में क्या हुआ, सोनार का बेटा सोनार, लोहार का बेटा लोहार, तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया कि भाई ये इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईपीएस बने, ऑप्शन ही नहीं दिया, यहाँ तो ऑप्शन ही खत्म कर दिया। तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये रुचि पर आधारित, इंटरेस्ट पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति जो कुशल होता है, किसी चीज में कुशल होता है या सक्षम होता है, हाँ, सक्षम समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता तक इस सीमा तक विकसित करें, जिससे वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। देखिए, वो डॉक्टर साहब जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अब हम लोग को करना क्या चाहिए। जाति प्रथा तो स्वाभाविक विभाजन नहीं है, हम लोगों को करना क्या चाहिए, एजुकेटेड करना चाहिए, लोगों का स्किल पर ध्यान देना चाहिए, रुचि पर ध्यान देना चाहिए। उनके जैसे अभी हम लोग का आर्ट्स कॉमर्स और साइंस है, तीन सब्जेक्ट लेकर के हम लोग अपना अपना रुचि के आधार पर डॉक्टर इंजीनियर, कोई अकाउंटेंट, कोई आईपीएस वगैरह बनता है। तो ठीक इसी प्रकार यही बात जो है डॉक्टर साहब बहुत पहले हम लोग के लिए लड़े थे। ठीक है, यही चीज के लिए लड़े थे, चुनाव कर सके, खुद से चुनाव कर सके। ये नहीं कि भाई चमार का बेटा है तो जूता ही पॉलिश करेगा, ऐसा नहीं। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत, देखो जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसके प्रशिक्षण के अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसके दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे कि माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता दिए। जाति प्रथा का दूषित परिणाम क्या है, दूषित सिद्धांत क्या है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा कि पहले ही बिना पूछे, बिना रुचि जाने, बिना सोचे समझे पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि इसका बेटा जो है, कि इसका बेटी जो है, कि फलना का बहू ये बनेगा वो बनेगी। मतलब कि चमार का बेटा जूता पॉलिश करेगा, धोबी का बेटा कपड़ा धोएगा, हलवाई का बेटा मिठाई का दुकान खोलेगा, है ना।
इस तरह का ये दूसरे सिद्धांत है जाति प्रथा का। ये आंसर हो गया आपका। और एक ही पेशा में निर्धारित भी कर दिया जाता है, चाहे मन हो या ना हो, करना पड़ता था पहले। अभी तो नहीं, बाबा साहब की कृपा से अभी तो नहीं। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करता। देखिए जाति प्रथा क्या है, पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करता, पहले से निर्धारण ही नहीं करता, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशा में बांध देता है। जाति प्रथा एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा जंजीर है, जो कि मनुष्य को एक ही कार्य के लिए बाधित कर दिया जाता है कि भाई तुम एक ही काम करके रहोगे, तुम जिस जात में जन्म लिए हो उसी जाति का कार्य करोगे और जीवन भर तुमको वही कार्य करना पड़ेगा। और इसमें अपना कुछ रहता नहीं था, कोई क्या बोलता है उसको, राइट, अधिकार नहीं रहता था कि हम इस छोड़ करके दूसरा दूसरा कार्य कर सकें। भले ही पैसा अनुपयुक्त हो, भले ही पैसा अनुपयुक्त हो, यानी कि उसके लिए ठीक हो या ना हो, या अपर्याप्त हो। अपर्याप्त मतलब कि धन उन कमा ठीक से पा रहा है या नहीं पा रहा, वो होने के कारण वो भूख मर जाए भले ही, लेकिन उसको एक ही पेशे से बंधे हुए रहना पड़ेगा। आधुनिक ये युग में यह स्थिति प्राय आती है अक्सर ही, आधुनिक युग अभी मॉडर्न समाज में ये स्थिति जो है अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया वो तकनीक निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। देखो कभी कभी लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम में बहुत किसी को ऑक्यूपेशन बदलने का, पेशा बदलने का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा था। बहुत कोई ऑनलाइन काम कर रहा था, लेकिन जाति प्रथा तब भी रहता, तब भी अगर ऐसा रहता कि भाई तुम ऐसा ये तुम से ऑनलाइन कोई काम नहीं कर सकते हो, तब तो भाई भूखों मरने का स्थिति था, 2 साल लॉकडाउन रहा था। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। यदि मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता अगर ना हो, तो भूखा मरने के अलावा उसके पास क्या चारा रह जाएगा, क्या रह जाएगा, वो तो भूखा ही मरेगा। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा पेशा चुनने की, यानी कि ऑक्यूपेशन चुनने की, यानी कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। हिंदू धर्म में सीधा सीधा लिखा हुआ है, मनुस्मृति या कुछ भी ले लीजिए, कि इसमें स्वतंत्रता नहीं है। इसमें स्वतंत्रता नहीं है कि आप कोई भी कार्य का चुनाव कर सके। इसमें आपका क्या है कि जो बाप दादा करके आया है, जो माँ बाप करके आया है, जो परदादा लोग करके आया है, वही आपको करना है। भले ही वो उसमें पारंगत हो या ना हो, है ना, भले ही वो उसमें पारंगत हो या ना हो, यानी कुशल हो या ना हो, सक्षम हो या ना हो, लेकिन उसको वही करना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार पेशे की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जाति प्रथा कैसे बनी हुई है? तो आपको क्वेश्चन से यहाँ से आंसर करना होगा कि देखिए, आपको आराम से कीजिएगा यहाँ से, कि यहाँ से आपको थोड़ा सा बड़ा सा लिखना है ना, एकदम बड़ा बड़ा सा लिखना है। आधुनिक युग से स्टार्ट कीजिएगा। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है कि क्योंकि उद्योग बंदो देखिए, इस इसमें जो है कि यहाँ यहाँ से लिखिए, शुरू से लिखिए। जाति प्रथा का दोष पूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, भले ही पेशा अनुपयुक्त हो और या अपर्याप्त होने के कारण भूखों मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो, तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म में जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक ना हो, भले ही वो पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, आमने सामने देखने वाला कारण बना हुआ है। अब ये तो हम आपको लॉन्ग बता दिए 5 नंबर वाला, अब आपको शॉर्ट लिखना है। तो आप आपको शॉर्ट लिखना है तो आपको यहाँ से लिख देना, हिंदू धर्म से लिख देना, ये शॉर्ट हो जाएगा। अति लघु में ऐसा हो जाएगा और 5 नंबर वाला में दीर्घ में वैसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। गंभीर गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है, अपना इच्छा पर निर्भर नहीं करता। जाति में जो आया, जिस जाति में आया वो कार्य करना पड़ेगा उसको, है ना। जो चमड़िया का बेटा है उसको चमड़ा बेचना पड़ेगा। तो इसका स्वेच्छा, अपना इच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। ये गंभीर दोष है। जाति प्रथा का गंभीर दोष क्या है, क्वेश्चन आएगा।
तो ये वाला आंसर हो जाएगा कि स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान या महत्व नहीं रहता है जाति प्रथा में। ठीक है। और इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, देखिए अब यहां से थोड़ा सा एक क्वेश्चन बनता है। इस आधार पर इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता वश करते हैं। तो अब सवाल क्या आएगा? गरीब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गरीबी और उत्पीड़न से भी गंभीर समस्या किस चीज को बताया है? तो जाति प्रथा को बताया है। अगर आपको इसको डिटेल्स में लिखना है तो डिटेल्स में लिखना है तो यहाँ पे आपको यहाँ से श्रम से लेकर के आपको यहाँ तक व्यवस्थापूर्ण करते हैं, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर करते चलना है, अपने से आंसर बनाना है। देखिए आंसर बनाना खुद से सीखिएगा तभी आपका मार्क्स सबसे सटीक आएगा, रटने से कुछ नहीं होता। ध्यान से समझिए बात को। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त, देखिए भाई अब हम विवश हो गए, हम कुछ लाचार है, हम मछली पकड़ने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते हैं और तालाब में मछली नहीं है, हम हमको दूसरा काम कुछ मिल नहीं रहा, कोई दे नहीं रहा, भगा रहा, कोई खाना भी नहीं दे रहा। तो इसमें क्या आ जाएगा? मेरे अंदर दुर्भावना आ जाएगा अदर जातियों के प्रति कि हाँ ये सब यही सब मेरे साथ जो है कि मेरा परिवार को नाश किया, विनाश किया, इस तरह से मेरे साथ इस तरह का दुर्भावना किया। तो ये दुर्भावना से ग्रस्त रह करके टालू काम करने के लिए प्रेरित करते। टालू मतलब कि अरुचि, जिसमें रुचि ही नहीं रहेगा। अब हमको पानी पीने का मन ही नहीं है, जबरदस्ती लाके कोई पिलाएगा तो पिएंगे? नहीं पिएंगे। हमको झाड़ू लगाने का मन ही नहीं है, जबरदस्ती कोई बोलेगा तुमको झाड़ू मारना ही पड़ेगा तुमको, तुम्हारा यही काम है, तो क्या हम झाड़ू मार देंगे? नहीं मारेंगे। यही बात है। तो टालू काम करने का हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले को ना दिल लगता हो ना दिमाग लगता हो तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किसी भी चीज में आप अगर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो उसमें आपको टाइम देना होगा, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ाने में रुचि आना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको सेवा करने में रुचि होना चाहिए कि हाँ इंटरेस्ट है, हमको सेवा करने में बहुत सुकून मिल रहा है, अंदर से आत्मा से सुकून मिल रहा है। अगर आप इंजीनियर बनना चाह रहे हैं तो आपको घर वर बनाने का, डिजाइन वगैरह मैन्युफैक्चर करने का बहुत ज्यादा इस सब चीज में इंटरेस्ट है, तब जा करके आप उस चीज में कुशल हो पाइएगा। ना सिर्फ कुशल हो पाइएगा बल्कि अच्छे पोस्ट तक भी जा सकते हैं, जा पाइएगा, उच्चतम पोस्ट तक भी जा पाइएगा। लेकिन अगर रुचि ही ना रहे तो बड़ा से बड़ा आपको आईएएस का नौकरी दे देगा, फिर भी आप उसमें घटिया प्रदर्शन कीजिए, है ना? तो जहां दिल और दिमाग नहीं लगता हो तो कार्य कुशलता कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अतः यह निर्विवाद रूप से एकदम स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि वो आत्म शक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। ठीक है। मनुष्य को विवश कर दिया जाता है। जाति प्रथा एक ऐसा चीज है जिसमें मनुष्य को विवश कर दिया जाता है कि जिस जाति में जो वो जन्म लिया है उसी जाति का कार्य करेगा। नहीं करेगा तो उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास भूखे मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब अस्वाभाविक है ये। और जिसमें इंटरेस्ट ना रहे जिस भी कार्य में, वो कार्य कौन करेगा भला? भाई पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, कौन बच्चा पढ़ता है? जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है नहीं पढ़ता है। वही लोग थर्ड करता है, वही लोग फेल करता है। जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है वही तो पढ़ता होता है। हमको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट नहीं है तो अगर हमको क्रिकेट क्रिकेट खेलने के लिए हमको दे दिया जाए, बैट दे दिया जाए और हमको बोला जाए कि आप खेलो, हम खिलवाएंगे आपको, तो क्या हम अच्छा बैट्समैन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। ठीक वही बात है जाति प्रथा के साथ। अगर कोई चमार का लड़का है और उसको इंटरेस्ट नहीं है जूता पॉलिश करने का, उसको रुचि ही नहीं है, वो सोच रहा है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, दुकान करेंगे, तो उसको वहां पे जूता पॉलिश करने का उसको मन ही नहीं है, तो वो जबरदस्ती उसको करवाया जा रहा है। तो वो कैसा करेगा? उल्टा पुल्टा करेगा। कलर लाल की जगह काला कर देगा, काला की जगह लाल कर देगा, कहीं कहीं पे छोड़ देगा, कहीं कहीं पे ज्यादा कर देगा। ऐसा इस तरह। आखिरी पैराग्राफ है। अब मैं समस्या को रचनात्मक पहलू मतलब कि प्रैक्टिकल पहलू को लेता हूं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना, आलोचना मतलब यही सब शिकायत सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूं तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? सवाल आएगा आपके पास, नोट कीजिए कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? देखिए मेरा उत्तर होगा तो यहाँ पे, यहाँ से आपको टिक लगाना है। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता यानी कि आजादी पूर्वक, समता यानी कि समानता,
एकदम सब में कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा जाति नहीं, कोई नीचा जाति नहीं, सब एक जाति। ईसी बीसी एबीसी सीडी डी एससी एसटी नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा हटा दो भाई, समानता रखो, है ना। आरक्षण का बात भी नहीं आएगा। भातृत्व यानी भाईचारा, हाँ, पर आधारित होगा। आदर्श समाज क्या है, कि मेरा उत्तर होगा कि आदर्श समाज स्वतंत्रता समता समता भातृत्व पर आधारित होगा। क्या ये ठीक नहीं है, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। क्या आदर्श समाज क्या है, क्या यह ठीक नहीं है? भातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे भी कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज में बहुविध, बहुविध मतलब बहुत सारा विधा में हित में सबका भाग होना चाहिए। जो भी लाभ आए सरकार द्वारा, कुछ भी आए, सभी को लाभ मिलना चाहिए, है ना। और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग भी रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबाद संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का ये वास्तविक रूप है, और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लेखक के अनुसार लोकतंत्र किसका नाम है? भाईचारे का दूसरा नाम है। देखिए, यहाँ से आपको बनाना है लोकतंत्र का। देखिए, कहाँ से देना है आपको आंसर? सामाजिक जीवन में आ, नहीं नहीं, क्वेश्चन देखिए, या किसी भी आदर्श समाज, ऐसे यहाँ से लेकर के आप लोकतंत्र, लेखक के अनुसार ये लोकतंत्र हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, है ना। अब लास्ट देखते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या का एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव से हो। देखिए, सीधा सीधा बात समझिए, सीधा सीधा बात समझिए कि लेखक क्या कहना चाह रहा है। लेखक कहना चाह रहा है कि भैया, जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन का जो आप लोग किए हैं, ये बहुत गलत है। जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। जाति प्रथा के कारण लोग जो अच्छा कर सकते हैं वो भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें क्या होता है, सिर्फ जाति के प्रति ऊंच नीच नहीं देखा जाता, बल्कि इसमें रुपए पैसे, अमीर गरीब भी देखा समझा जाता है कि भाई ये अमीर है, ये गरीब। ये बहुत दोषपूर्ण प्रणाली है। लोगों में आदर्श ऐसा होना चाहिए कि सब लोग समान रहे, सब लोग का जाति सेम रहे, अलग अलग ना रहे, आरक्षण का कोई बात ही ना रहे। लेकिन आरक्षण का बात तब ना रहे जब जाति प्रथा ना हो। जब जाति प्रथा है तो आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग विशेष रूप से बात करेंगे अलग लेक्चर में। तो ये हम लोग का हो गया लेखक के बारे में। वर्ण व्यवस्था के बारे में, वर्ण चार प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, अ, वैश्य और शूद्र। सबसे नीचे में शूद्र रखा गया है, जिसको अंत्यज कहा जाता है। सबसे ऊपर में ब्राह्मण रखा गया है ना। ये सब जो है, अब हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जानना है। आपको लिखना है जन्म 14 अप्रैल 1891 में, है ना। कहाँ पे हुआ है? महू में हुआ है, मध्य प्रदेश। और किस परिवार में हुआ है? दलित परिवार में हुआ है। मानव मुक्ति, देखो, मानव का मुक्ति बहुत सारा, जो एससी एसटी है उसके भगवान है। जो आप बहुत किसी को पता नहीं है, महिलाओं के लिए भी एक तरह का भगवान है। क्योंकि शिक्षा प्रणाली जो है, ज्योतिबा बाई फूले और ये इन्होंने कानूनी तौर पर महिलाओं को प्रशिक्षण, विद्यालय जाने का जो है कि कार्य जो है, इन्हीं लोगों के द्वारा ये सिद्ध हासिल हम लोग कर पाए कि आज लड़कियों को पढ़ा पा रहे, या लड़कियां पढ़ लिख पा रही। लड़कियों को पता नहीं। तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब के समय सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से ये एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश, यानी कि बड़ौदा के राजा के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए, ये उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गया। कहाँ गया पढ़ने के लिए? न्यूयॉर्क। अभी जा पाओगे? अभी उस टाइम में ये गया था। न्यूयॉर्क कहाँ पे है? अमेरिका में है। फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद, देखिए, पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इन्होंने संस्कृत का धार्मिक जितना भी चीज था, जितना भी उपनिषद, वेद, पुराण, सब कुछ पढ़ा। जितना पंडित वगैरह को याद नहीं रहता था, उतना इसके जबान पे रहता था, है ना। सब मिलाकर ये क्या थे? ये आखिर में क्या थे? अर्थशास्त्री तो ये थे ही, कानून मंत्री तो ये थे ही, इसके अलावा क्या थे? अब सुनिए, ये इतिहास का मीमांसक, विधि वेदता थे, अर्थशास्त्री थे, समाज शास्त्री थे, शिक्षाविद थे, धर्म दर्शन के व्याख्या बनकर के भी उभरे ये। स्वदेश में यानी अपना देश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी कि वकील भी, कानून कानून मंत्री भी था, वकालत भी किया।
और समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका मतलब एक्टिव भूमिका निभाया। और उन्होंने अछूतो, यहाँ देखो मेंशन किया हुआ है, स्त्रियों, देखो बाबू, स्त्रियों स्त्रियों को पता नहीं है, और मजदूरों को, जो 8 घंटे का ड्यूटी जो होता है वो कहाँ से मिला है, इन्हीं के पूना 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 एक, आप पढ़िएगा पूना एक्ट। पहले 8 घंटे का ड्यूटी नहीं होता था, पहले 16 घंटा का ड्यूटी होता था। तो इनका पूना एक्ट आया था, उसके बाद जाकर के मजदूरों को 8 घंटे का ड्यूटी हुआ। अभी जो सरकारी शिक्षक वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, 8 घंटे का ड्यूटी इन्हीं का देन है। नहीं तो 16 16 घंटा काम करना पड़ता था। और और लोग कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ अछूतों के लिए काम किए हैं। नहीं, यहाँ देखिए भाई, मजदूरों के लिए भी काम किए हैं, स्त्रियों के लिए भी काम किए हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है, जो हेटर्स है। और मजदूरों का मानवीय अधिकार को सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, अथक, है ना। एवं उनके चिंतन व रचनात्मकता के तीन, इनके प्रेरक व्यक्ति का बारे में पूछा गया। इनका 3 आइडियल है। 3 आइडियल, आइडियल कौन कौन है? एक है बुद्ध, दूसरा कबीर, और तीसरा है ज्योतिबा फुले। तो बाबा साहेब के 3 प्रेरक व्यक्ति यानी कि आइडियल कौन कौन है? कबीर, फुले और भगवान बुद्ध। भारत के संविधान निर्माता में उनकी महत्वता सबको जानते हैं कि महत्वता सबसे ज्यादा इन्हीं का था, और भूमिका भी इनका था। एक निष्ठ समर्पण के कारण ही आज हम उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। भारतीय संविधान निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। इनका मृत्यु जो हुआ है 1 दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हुआ है। बाबा साहेब का अनेक पुस्तक है, जो जिसको कि आप लोग को एकदम याद कर लेना है, माइंड में लिख लेना है। पुस्तक का नाम है ना, एक रचनाएं और भाषण है, द कास्ट इन इंडिया। एक पुस्तक का नाम द कास्ट इन इंडिया, ये नोट करते चलना है। देयर मैकेनिज्म, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये एक ही पुस्तक हुआ। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये दूसरा पुस्तक हुआ। द अनटचेबल्स, ये तीसरा पुस्तक हुआ। हु आर दे, ये चौथा पुस्तक हुआ। हु आर सुधराज, ये पांचवा। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये छठा। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये सातवां। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ये आठवां। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमन, देखो हिंदू वीमन के बारे में पुस्तक भी लिखा हुआ है। हम महिलाओं से आग्रह करना चाहते हैं कि महिलाएं इस पुस्तक को जरूर पढ़िएगा। अब लास्ट पुस्तक, लास्ट नहीं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, आदि आदि बहुत सारा पुस्तक इनका है। लेकिन ये सब जो है कि मेन मेन है। बच्चों, क्लास 10 वाले बच्चों, ये सारा पुस्तक का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आता है। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में बाबा साहेब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितना खंडों में? 21 खंडों में। क्वेश्चन है क्या, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? 21 खंडों में। यहाँ प्रस्तुत बाबा साहब के विख्यात भाषण, यहाँ जो हम लोग जो अभी चैप्टर पढ़े, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एक भाषण था, है ना। इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललय सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर, ये इंग्लिश में भाषण दिए थे, इसका हिंदी में ट्रांसलेट कौन किया है? ललय सिंह यादव किए हैं। तो जाति भेद का उच्छेद किंचित संपादन के साथ लिया गया है। ये भाषण कहाँ दिया गया था? जाति पाति तोरक मंडल, जो कि लाहौर अभी पाकिस्तान में पड़ता है, जिसका वार्षिक सम्मेलन में 1936 में हुआ था। क्वेश्चन आएगा, जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। ये कैसा सम्मेलन था? वार्षिक सम्मेलन था। इसके अक्षरणीय भाषण के रूप में तैयार किया गया, परंतु इसके क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों ने पूर्णतः सहमति न बन सकी। अच्छा, इसका इसका उस टाइम में पूरा सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया था और पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। इसी जो बाद में बाबा साहब खुद इसको स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया, एक अपना पुस्तक बना दिया इस भाषण को। प्रस्तुत जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय और सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से विचार व्यक्त करते हैं। ज, जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों पर रूट रूट मतलब जो चलते आ रहा, परदादा दादा नाना परपोता, उससे पोता, उसका दादा, मतलब जो जनरेशन बाय जनरेशन चलते आ रहा वो रूढ़ होता है, रूढ़िवादी होता है। पूर्व ग्रहों पर लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ तक एक संप्रदान विधि व्यवस्था पर दृष्टिकोण उभर सका। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। सभी बच्चों को यह पढ़ना चाहिए, और ये वीवीआई टॉपिक है। ये चैप्टर बहुत वीवीआई है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। एक बार में समझ में ना आया, दोबारा दोबारा रिपीट कीजिए, फिर से जाइए, फिर से लेक्चर को दोबारा देखिए, खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिए। खुद से क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा तो आपका ब्रेन खुलेगा।
दिमाग खुलेगा, आपका कैपेसिटी बढ़ेगा कि भाई क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है, आंसर इस तरह से दिया जाता है। देखिए भाई, रटने उठने वाला हर शिक्षक सिखाएगा, हम नहीं सिखाएंगे। हम आपको वो सिखाएंगे कि आप कैसे शिक्षित बन सके, हम आपको शिक्षित करेंगे। ठीक है, आपका माइंड खोलेंगे, आपका आईक्यू लेवल खोलेंगे। अगर होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी जितने भी क्लास 10 के बच्चे हैं, ज्वाइन हम लोग को जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए। ये बिल्कुल फ्री है और आपका सहयोग चाहिए। इतना ही इस वीडियो में, और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।